राजस्थान के एक दूर-दराज इलाके में स्थित सिंगला सिटी नामक कस्बा राजनीतिक उठापटक और सामाजिक तनावों का गढ़ बन चुका था। यहाँ की गलियों में सन्नाटा भी कभी-कभी शोर की तरह महसूस होता था और हवा में हमेशा एक डर, एक बेचैनी घुली रहती थी। राजनीतिक दलों का वर्चस्व और जातीय संघर्षों ने इस जगह को एक बारूद के ढेर पर बिठा दिया था। सत्ताधारी नेता गुर्जर सिंह एक कठोर और सत्ता के भूखे राजनेता थे, जो चुनावी साल में किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते थे। गुर्जर सिंह का दायां हाथ था छोटे लाल, एक दंगाई किस्म का व्यक्ति, जो गुर्जर के लिए हर वह काम करता था जो कानून के खिलाफ हो, पर राजनीतिक नजरिए से जरूरी। छोटे लाल की छवि गुंडागर्दी, अफवाहें फैलाना और सोशल मीडिया के जरिए नफरत भड़काना जैसे कार्यों में माहिर होने की थी। उसके पास ट्रोल आर्मी थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पूरी टीम थी और झूठ को सच बनाने का हुनर भी। इसी सिंगल सिटी में एक लड़की थी, नूर फैजी। नूर एक प्रगतिशील सोच वाली पत्रकार थी और गुर्जर सिंह की मंगेतर, परंतु वह उसकी विचारधारा से असहमत थी। नूर को महिलाओं के अधिकारों की चिंता थी, समाज में बढ़ती नफरत और अफवाहों से वह परेशान रहती थी। वह गुर्जर की सियासत में खुद को बंधा हुआ महसूस करती थी, जहां न वह अपनी सोच को जाहिर कर सकती थी और न ही अपने दिल की सुन सकती थी। एक दिन नूर को एहसास हुआ कि वह उस सियासत का हिस्सा बनती जा रही है जिससे वह नफरत करती थी। उसने अपने मन में बदलाव का फैसला किया और इस रिश्ते से बाहर निकलने का मन बनाया, पर ऐसा करना आसान नहीं था। गुर्जर सिंह के लिए नूर का जाना सिर्फ निजी अपमान नहीं, बल्कि राजनीतिक नुकसान भी था। नूर को दबाने और वापस लाने के लिए वह कोई भी हद पार कर सकता था। उसी समय कहानी में प्रवेश होता है रहमान अहमद का। रहमान एक एनआरआई है जो अमेरिका से भारत आया है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मार्केटिंग एक्सपर्ट है। रहमान को एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए राजस्थान आना पड़ा और यहीं उसकी मुलाकात नूर से होती है एक सड़क हादसे की वजह से। यह मुलाकात असामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक साझी यात्रा बन गई, भागने, समझने और सच्चाई तक पहुंचने की यात्रा। नूर और रहमान जब पहली बार मिले तो नूर घबराई हुई थी, पुलिस से भाग रही थी और रहमान उसकी परेशानी से अनजान था। पर जैसे ही उसे समझ आया कि नूर किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार बन चुकी है, उसने बिना समय गंवाए उसकी मदद करने का फैसला किया। यह फैसला खुद उसकी जिंदगी को खतरे में डालने वाला था, पर इंसानियत उससे यही मांग रही थी। इधर गुर्जर सिंह के गुंडों को खबर मिल चुकी थी कि नूर किसी अजनबी के साथ भाग गई है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान खड़ा कर दिया गया। नूर एक आतंकी के साथ भागी है, उसने देश विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है, यह लव जिहाद है, उसने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। ऐसी कई अफवाहें फैलाई गईं, जिनका न तो कोई आधार था और न ही कोई सच्चाई। मगर भीड़ को तर्क की नहीं, आग की जरूरत थी। रहमान, जो केवल एक टेक एक्सपर्ट था और सच्चाई में विश्वास करता था, खुद को एक ऐसे खेल में फंसा हुआ पाया जहां सच का कोई मोल नहीं था। वह अब एक ऐसा चेहरा बन चुका था जिस पर देशद्रोह, धर्मांतरण और आतंकी संबंधों जैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। नूर के साथ उसका सफर अब एक व्यक्तिगत संकट नहीं, बल्कि एक सामाजिक लड़ाई बन चुकी थी, अफवाह बनाम सच्चाई। दोनों ने भागने का फैसला किया। रास्ता मुश्किल था, पुलिस, मीडिया और गुर्जर के गुंडे सब उनके पीछे थे। मगर इस सफर में नूर ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसे बिना शर्त के समझता है, और रहमान ने भी पहली बार देखा कि अफवाहें किसी की जिंदगी को कैसे तबाह कर सकती हैं। रहमान ने यह भी देखा कि कैसे उसकी एक छोटी सी तस्वीर जो नूर के साथ वायरल हुई थी, लोगों के लिए नफरत फैलाने का हथियार बन गई। सच्चाई यह थी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। सोशल मीडिया पर फैलती झूठी बातें इतनी ताकतवर थीं कि उनकी आवाज उन अफवाहों में दब चुकी थी। इस भाग का अंत होता है जब नूर और रहमान एक पुराने चर्च के तहखाने में छिपते हैं, कुछ समय के लिए ही सही, मगर यहाँ उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। यहाँ नूर रहमान को अपना अतीत बताती है, अपनी मजबूरी, अपनी घुटन और अपनी हिम्मत भी। रहमान उसकी बातों को न सिर्फ सुनता है, बल्कि उसे महसूस करता है। मगर वे जानते थे कि यह शांति अस्थायी है,
सच्चाई को सामने लाने के लिए उन्हें बाहर निकलना ही होगा और उस भीड़ का सामना करना होगा जो सच से नहीं, अफवाहों से प्रेरित है। नूर और रहमान के लिए समय जैसे ठहर गया था, लेकिन दुनिया बाहर उनकी कहानी को तेजी से घुमा रही थी। चर्च के अंधेरे तहखाने में बैठकर उन्होंने जितना महसूस किया, उतना शायद जिंदगी में कभी नहीं किया था कि सच्चाई जब भीड़ के खिलाफ खड़ी होती है तो वो अकेली होती है। रहमान, जिसने कभी अपने जीवन में कोई राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बना था, अब उस भीड़ की नजरों में एक खतरनाक विचारधारा का चेहरा बन गया था। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने एक लड़की की मदद की थी जो सिस्टम के झूठ से लड़ने की हिम्मत रखती थी। दूसरी ओर नूर की स्थिति और भी कठिन थी। एक तरफ वह अपने बीते रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, दूसरी ओर वह की सीधा तायगेक पुरैके सवाईजी की बनायरी हुई दिलसनाते कथा साये सामना साये कयो तायनेतीस ज्ञानादावा महिलाओं को या तो देवी बनाया जाता है या गद्दार। गुर्जर सिंह और छोटे लाल ने इस समय को पूरी तरह से हथियार बना लिया था। छोटे लाल ने सोशल मीडिया पर अफवाहों का एक ऐसा जाल बिछाया कि नूर और रहमान की असली कहानी उसमें खो गई। किसी ने उन्हें लव जिहाद का प्रतीक बना दिया, किसी ने देशद्रोहियों की साजिश का चेहरा, और कुछ तो उन्हें आतंकवाद से जोड़ने लगे। पुलिस अब उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर रेड वारंट निकाल चुकी थी। उनके नाम टीवी डिबेट्स में गूंजने लगे थे। बहस इस बात पर नहीं थी कि वे निर्दोष हैं या नहीं, बल्कि इस बात पर कि उन्हें फांसी कब दी जाए। इस माहौल में रहमान ने तकनीकी विशेषज्ञता का सहारा लिया। उसके पास अमेरिका में काम करते हुए सीखे गए डाटा एनालिसिस और नेटवर्क ट्रैकिंग के कई तरीके थे। उसने सैकड़ों फेक अकाउंट्स की पहचान की जो एक ही सिस्टम से अफवाहें फैला रहे थे। ये ट्रोल्स किसी स्वतः स्फूर्त अभियान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से बनाए गए थे एक राजनीतिक एजेंडा के तहत। नूर ने भी अपने पुराने संपर्कों से बात करनी शुरू की। उनमें से कुछ पत्रकारिता छोड़ चुके थे, कुछ अब स्वतंत्र वेबसाइट्स चला रहे थे। उनमें से एक था रघुवीर मिश्रा, एक वरिष्ठ पत्रकार जिसने कभी नूर को पत्रकारिता की मूल भावना सिखाई थी। रघुवीर, जो अब समाज से अलग थलग पड़ा था, फिर भी सच्चाई के लिए काम करता रहा। रघुवीर ने नूर और रहमान से कहा, अगर तुम अपनी कहानी को सही रूप में सामने नहीं लाओगे तो लोग तुम्हें वही मानेंगे जो सोशल मीडिया ने बना दिया है। तुम्हारे खिलाफ साजिश एक उदाहरण बन रही है ताकि बाकी लोग डरें और चुप रहें। नूर को यह बात अंदर तक हिला गई। वह जानती थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसके लिए नहीं रही। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें समाज की सच्चाई दांव पर थी। इसी बीच उन्होंने फैसला किया कि वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे। कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाएगी जिसमें उन अफवाहों को खारिज करने और पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। लेकिन इससे पहले उन्हें खुद को सामने लाना पड़ेगा। छिपना अब विकल्प नहीं रह गया था। रहमान और नूर ने तय किया कि वे राजधानी जयपुर की तरफ जाएंगे, जहां हाईकोर्ट में उनकी याचिका दाखिल हो सकती है और जहां कुछ पत्रकार और वकील अब भी सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं। सफर जोखिम भरा था। रास्ते में जगह जगह उनके पोस्टर लगे थे, देशद्रोही, गद्दार, देश के दुश्मन, ऐसे शब्दों से लदे हुए। पुलिस स्टेशन से लेकर मंदिरों की दीवारों तक उनकी तस्वीरें चस्पा थीं। रेलवे स्टेशन से लेकर ढाबों तक लोग उनकी तस्वीरें देखकर घृणा दिखाते थे। किसी ने बिना सोचे उन्हें जहर खाने वाला बताया, तो किसी ने देश की बेटियों को बहकाने वाला मुसलमान करार दिया। इस पूरे माहौल में नूर का विश्वास डगमगाया नहीं। वह जानती थी कि गुर्जर सिंह और उसके सहयोगी सिर्फ उसकी आजादी को नहीं, बल्कि सोच की आजादी को कुचलना चाहते थे। रहमान के साथ वह धीरे धीरे जयपुर पहुंची, जहां रघुवीर ने उन्हें एक भरोसेमंद वकील से मिलवाया, अंजलि वर्मा। अंजलि वही वकील थी जिसने कई मानवाधिकार मामलों में सरकार के खिलाफ केस लड़े थे। अंजलि ने जब उनका केस सुना तो बोली, तुम दोनों का केस बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत खतरनाक भी। अगर तुम झूठ के खिलाफ सच लेकर आ रहे हो तो तुम्हें हर मोर्चे पर प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, मगर भी तुम्हारी हिम्मत नहीं हारोगे तो वही देवा तुम्हारी कहानी सुनेगा। नूर और रहमान ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स, झूठे मीडिया कवरेज
और पुलिस की गैर कानूनी कार्यवाहियों का ब्यौरा पेश किया। उनकी याचिका के दाखिल होते ही देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि वे हिम्मती हैं, जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अफवाह फैलाने वालों ने और उग्रता दिखाई। अब यह लड़ाई कानूनी कम, सामाजिक ज्यादा हो गई थी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि नूर और रहमान के खिलाफ कोई गिरफ्तारी न की जाए जब तक मामला पूरी तरह से नहीं सुना जाता। यह एक थोड़ी लेकिन जरूरी जीत थी, मगर इस जीत के साथ नए खतरे भी शुरू हुए। गुर्जर सिंह ने कोर्ट के फैसले को जनभावनाओं के खिलाफ बताया और कहा कि जो देशद्रोही हैं उन्हें कानून नहीं बचा सकता, केवल देशभक्तों की भावना सजा देती है। छोटे लाल ने नूर और रहमान पर हमला करवाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। एक रात जब वे रघुवीर के फ्लैट में रुके हुए थे, बाहर कुछ नकाबपोश गुंडों ने इमारत पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन इसी हमले ने एक नया मोड़ लाया। पड़ोसियों ने पहली बार देखा कि वे दोनों केवल इंसान हैं, आतंकवादी नहीं। एक महिला जो शुरू में नूर को शक की निगाह से देखती थी, उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, हमारे घर में अगर कोई आकर शरण लेता है तो वह दुश्मन नहीं, मेहमान होता है। इस घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और यह इंटरनेट पर वायरल हो गया। एक सकारात्मक अफवाह जो सच्चाई के करीब थी। कोर्ट में दायर की गई याचिका ने भले ही कानूनी संरक्षण दिया था, लेकिन नूर और रहमान जानते थे कि उनकी लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता से भी है। रघुवीर ने अपनी पुरानी पत्रकार बिरादरी को जगाना शुरू किया। उसने लेख लिखे, सोशल मीडिया पर थ्रेड्स बनाए और रहमान के साथ मिलकर एक वीडियो सीरीज तैयार की जिसका नाम था अफवाह बनाम हकीकत। इस वीडियो सीरीज में उन्होंने एक अफवाह को उठाकर तथ्यों के जरिए खंडन किया, जैसे कि रहमान को आतंकी करार देने वाली अफवाह का जवाब, जिसमें उन्होंने उसका पासपोर्ट, उसके अमेरिका की कंपनियों में काम करने के रिकॉर्ड और उसके वजह दस्तावेज दिखाए। नूर ने अपने राजनीतिक रिश्तों को उजागर करना शुरू किया, कैसे गुर्जर सिंह और उसके करीबी सोशल मीडिया ट्रोल्स और मीडिया हाउसेस के जरिए एक पूरे नैरेटिव को नियंत्रित करते हैं। इन वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, पर इससे उतना फर्क नहीं पड़ा जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा अब तथ्यों से ज्यादा भावनाओं से जुड़ चुका था और अफवाहें उन्हें वही देती थीं जो वे सुनना चाहते थे। इसी दौरान कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। अंजलि वर्मा ने बहस की शुरुआत इस बात से की कि अफवाहें अब सिर्फ एक सामाजिक बीमारी नहीं रही, बल्कि एक हथियार बन चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक और सांप्रदायिक हितों के लिए किया जाता है। उसने कोर्ट में डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट्स पेश की, जिनमें यह साबित हुआ कि नूर और रहमान के खिलाफ सैकड़ों फेक अकाउंट से एक साथ ट्वीट और पोस्ट किए गए थे, जिन्हें एक ही नेटवर्क से नियंत्रित किया जा रहा था। सुनवाई के दौरान नूर ने स्टैंड पर आकर अपना पक्ष रखा। उसकी आवाज डरी नहीं थी, बल्कि दृढ़ थी। उसने बताया कि किस तरह उसके विरोध को दबाने के लिए उसके चरित्र को मिटा देने की कोशिश की गई। उसे एक देश विरोधी, गद्दार, भटकी हुई औरत और विधर्मी कहकर एक खलनायिका में बदल दिया गया। उसने कहा, मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई। न मैं मुसलमान थी, न हिंदू, मैं सिर्फ एक नागरिक थी, लेकिन अफवाहों ने मुझे एक युद्ध भूमि बना दिया। रहमान ने जब गवाही दी तो उसका सादापन और सच्चाई अदालत में बैठी भीड़ के बीच सन्नाटा ले आया। उसने कहा, मैं कभी इस देश का दुश्मन नहीं था, मैं तो केवल इंसान था जिसने किसी को खतरे से बचाने की कोशिश की। अगर यही अपराध है तो शायद हम सब अपराधी हैं जो इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। इस केस की मीडिया कवरेज अब बढ़ने लगी थी, लेकिन यह दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक हिस्सा नूर और रहमान को सच्चाई का प्रतीक मानने लगा था और दूसरा हिस्सा अब और भी घृणा से भरा हुआ नैरेटिव फैला रहा था, मानो यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो। गुर्जर सिंह ने इस बीच अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए एक नया मोहरा सामने ला दिया, एक महिला नेता जो महिला सशक्तिकरण की आड़ में नूर को कलंक बताने लगी। उसने कहा, ऐसी औरतें महिलाओं की लड़ाई को पीछे धकेलती हैं। ये लोग स्वतंत्रता के नाम पर देश की छवि खराब कर रहे हैं। छोटे लाल ने अदालत के बाहर बवाल करवाया। सुनवाई वाले दिन कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगवा दी गई।
जिसमें देशद्रोहियों को गोली मारो जैसे नारे लग रहे थे। पर अदालत अब साक्ष्यों से प्रभावित हो रही थी। न्यायाधीश ने पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर किन आधारों पर रहमान और नूर को संदिग्ध घोषित किया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड या गतिविधि नहीं थी। पुलिस के जवाब टालमटोल वाले थे। और यहीं पर अंजलि वर्मा ने कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कॉल रिकॉर्डिंग्स और ईमेल पेश किए, जिसमें साबित हुआ कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में झूठे एफआईआर बनाए थे और मीडिया को फर्जी रिपोर्ट्स भेजी थी। यह सब देखकर कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इस बात की जांच के आदेश दिए कि क्या नूर और रहमान के खिलाफ दायर मामले सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थे। इस आदेश के आते ही छोटे लाल और गुर्जर सिंह का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब मामला न सिर्फ एक अफवाह के खिलाफ था, बल्कि एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की परतें भी उधेड़ रहा था। नूर और रहमान की हिम्मत अब लोगों को प्रेरित करने लगी थी। कुछ युवा स्टूडेंट्स ने उनके समर्थन में मार्च निकाला। स्वतंत्र पत्रकारों ने उनके केस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की और एक लेख शीर्षक में छपा, जब सच्चाई अफवाहों से लड़ती है, एक भारतीय कहानी। लेकिन जितनी तेजी से यह सकारात्मकता फैल रही थी, उससे दुगुनी तेजी से झूठ भी अपनी जगह बना रहा था। एक नई अफवाह फैली कि नूर और रहमान विदेश भागने की योजना बना रहे हैं। इस अफवाह के फैलते ही फिर से पुलिस हरकत में आ गई और कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए रहमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। लेकिन जनता का एक छोटा समूह, जो अब उनके समर्थन में था, सामने खड़ा हो गया। आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। अब देश का कानून अफवाहों से नहीं, सच्चाई से चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने रहमान और नूर को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। उन्होंने अब कोर्ट से मांग की कि अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ट्रोल्स और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही मामला विशेष जांच एजेंसी एसआईटी को सौंपा गया, माहौल में नया अवदलाम आवाज पाया। अब तक जो लड़ाई विचारों और भावनाओं की जमीन पर लड़ी जा रही थी, वो अब तथ्यों और साक्ष्यों की भूमि पर उतर आई थी। एसआईटी का गठन उच्च स्तर पर हुआ था। इतने ही एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मीराबेन जोशी को प्रमुख बनाया गया। मीराबेन के बारे में कहा जाता था कि वह न तो सरकार की होती है, न विपक्ष की, वह केवल न्याय की होती है। एसआईटी ने सबसे पहले नूर और रहमान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनका विस्तृत बयान लिया। उन्होंने पूछताछ नहीं की, बल्कि दोनों से एक एक दिन की कहानी समझने की कोशिश की। कब, कहां, किससे मुलाकात हुई, कौन कौन सी पोस्ट वायरल हुई, कब पुलिस हरकत में आई और किन मीडिया संस्थानों ने किस आधार पर रिपोर्टें चलाईं। इसी प्रक्रिया में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रहमान के खिलाफ सबसे पहले जो फेसबुक पोस्ट वायरल हुई थी, वह एक ऐसे अकाउंट से की गई थी जिसका आईपी एड्रेस जयपुर में एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी के ऑफिस से जुड़ा हुआ था। एसआईटी ने डिजिटल फोरेंसिक की मदद से पता लगाया कि उस अकाउंट को चलाने वाला शख्स कोई साधारण ट्रोल नहीं था, बल्कि गुर्जर सिंह का सोशल मीडिया सलाहकार विपुल जैन था। विपुल ने एक पूरी टीम बना रखी थी, जो सैकड़ों फर्जी प्रोफाइल से एक साथ ट्रेंड बनाने का काम करती थी। ये लोग सिर्फ ट्रोलिंग नहीं करते थे, बल्कि झूठ को सुनियोजित तरीके से सच की शक्ल देकर वायरल करने में माहिर थे। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि विपुल जैन और छोटे लाल के बीच कई कॉल रिकॉर्ड मौजूद थे, जिनमें वे डैमेज कंट्रोल और क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। यह तब की बातचीत थी जब नूर और रहमान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ बोल रहे थे। एसआईटी ने गुर्जर सिंह को भी पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन उसके आते ही कई सत्ताधारी नेता इसके खिलाफ हो गए। मीडिया में नया नैरेटिव शुरू हुआ। यह राजनीतिक प्रतिशोध है, सरकार को अस्थिर करने की साजिश, देश के नायकों को बदनाम करने की साजिश। लेकिन इस बार न्यायपालिका मौन नहीं रही। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी नेता या संस्था जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगी, और यदि एसआईटी ने सबूतों के आधार पर कोई नाम लिया है, तो वह जांच के दायरे में आएगा। मीराबेन जोशी अब सीधे गुर्जर सिंह से मिली। उसकी चालाकी और राजनीतिक घमंड सामने आया, लेकिन उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से पूरी तरह इनकार किया। उसने कहा, हमने कुछ नहीं किया, ये सब हमें बदनाम करने की कोशिश है।
कुछ एनजीओ, कुछ पत्रकार और कुछ विदेशी ताकतें देश की छवि बिगाड़ना चाहती हैं। मीराबेन ने उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन एसआईटी ने उसके ऑफिस और घर की डिजिटल संपत्ति को सीज कर लिया। लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड ड्राइव और सीसीटीवी फुटेज। इन डिजिटल डेटा में सबसे चौंकाने वाला साक्ष्य तब मिला जब एक क्लोज डोर मीटिंग की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें गुर्जर सिंह अपने लोगों को निर्देश दे रहा था, उस लड़की को खत्म नहीं कर सकते तो उसकी साख खत्म कर दो, और वो लड़का, उस पर कुछ लगा दो, पाकिस्तान कनेक्शन, आतंकवाद, जो लगे, लोग डरे रहेंगे, बाकी खुद चुप हो जाएंगे। यह रिकॉर्डिंग मीडिया में लीक हुई नहीं थी, एसआईटी ने इसे सुरक्षित रखा, पर रहमान और नूर को यह बता दिया गया कि उनके खिलाफ यह सब साजिशन किया गया था, न कि संयोग से। रहमान का चेहरा सुजुनकर पथरा गया था, उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे किसी को ठगा हुआ महसूस हुआ हो। नूर ने उसका हाथ थामकर कहा, हमारा डर खत्म हो गया, अब हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। उधर रघुवीर, जो इस जांच की एक और कड़ी बन चुका था, ने अब पूरी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी थी। उसने सभी सबूतों को लेकर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम उसने रखा अफवाह, जब झूठ को सच बना दिया गया। इस डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर को जब ऑनलाइन डाला गया तो कुछ ही घंटों में उस पर लाखों व्यूज आ गए, लेकिन ट्रोल्स फिर सक्रिय हो गए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को देशद्रोही प्रोपेगेंडा करार दिया। पर इस बार फर्क था, अब बहुत से लोग उन ट्रोल्स के खिलाफ खड़े हो रहे थे। लोग सवाल पूछने लगे, अगर ये लोग गुनहगार हैं तो सबूत क्यों नहीं है? अगर ये अफवाह थी तो उसे फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? क्या अब सच बोलना भी जुर्म बन गया है? इस सामाजिक बदलाव के संकेत मिलने लगे थे। कुछ न्यूज चैनलों ने पहली बार पक्षपात के बिना रिपोर्टिंग की। उन्होंने नूर और रहमान की बातों को पूरी तरह दिखाया। अंजलि वर्मा के शब्दों में, यह केस सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, यह लोकतंत्र में सूचना के अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और विचार की आजादी की लड़ाई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया कि नूर और रहमान के खिलाफ चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों का कोई आधार नहीं था। मीडिया में दिखाई गई रिपोर्ट्स फर्जी और मनगढ़ंत थीं। पुलिस ने बिना पर्याप्त सबूतों के झूठी एफआईआर की थी। राजनीतिक हस्तक्षेप से इस पूरी साजिश को संरक्षण मिला। इस रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करते हुए एसआईटी ने अनुशंसा की कि विपुल जैन, छोटे लाल और कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। इसका सीधा असर गुर्जर सिंह पर पड़ा। उसका राजनीतिक कद डगमगाने लगा। उसकी पार्टी के भीतर ही लोग उसके बचाव में बोलने से पीछे हटने लगे। देश की जनता की नजरें अब कोर्ट पर टिकी थीं। अफवाहों की जंजीर से जकड़े दो आम लोग, नूर और रहमान, अब प्रतीक बन चुके थे उस लड़ाई के, जो सच और झूठ के बीच लड़ी जा रही थी। खासकर तब जब झूठ को सत्ता और प्रचार तंत्र का सहारा मिल रहा था और सच को साबित करने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर थी जिन पर झूठा आरोप मढ़ा गया था। एसआईटी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के बाद माहौल और भी संवेदनशील हो गया था। मीडिया के कुछ तबकों ने अब नूर और रहमान को व्हिस्टलब्लोअर्स कहना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरा पक्ष उन्हें देशद्रोही एजेंडे का चेहरा बताने से बाज नहीं आ रहा था। इस दौराहे में अदालत की निष्पक्षता और मजबूत इच्छा शक्ति ही अब देश की नजर में थी। सुनवाई का दिन। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई, न्यायाधीश ने सबसे पहले एसआईटी की रिपोर्ट का सारांश पढ़कर सुनाया। उन्होंने रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को गंभीर बताते हुए कहा, यदि यह रिपोर्ट सत्य है तो यह भारत की लोकतांत्रिक संरचना पर गहरा आघात है, जहां एक नागरिक को सिर्फ अफवाह के आधार पर अपराधी ठहरा दिया गया और राज्य तंत्र ने आंखें मूंद लीं। इसके बाद रहमान और नूर के वकीलों ने विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि कैसे झूठी खबरें एक व्यक्ति की पहचान को नष्ट कर सकती हैं और कैसे अफवाहें धीरे धीरे पूरे समाज को जहरीला बना सकती हैं। नूर ने इस दौरान अपना अंतिम बयान खुद रखा। उसकी आवाज में गूंज थी, अगर मैं चुप हो जाती तो यह सिर्फ मेरी हार नहीं होती, हर उस लड़की की हार होती जो डर के साए में जीती है। मैं उस डर को तोड़ना चाहती थी। रहमान ने भी एक साधारण नागरिक की तरह अपना पक्ष रखा, बिना भावुक हुए, बिना गुस्से के। मुझे झूठे इल्जामों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब पड़ा जब मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझसे दूरी बना ली, जब मेरी माँ ने मुझसे कहा
कि तू अब सुरक्षित नहीं है बेटा। मैंने तब समझा कि अफवाहें सिर्फ नाम नहीं मिटाती, वे रिश्ते भी मार देती हैं। न्यायाधीश ने फैसले से पहले अंतिम टिप्पणी में कहा, हम जिस युग में जी रहे हैं वहां तकनीक का उपयोग जितना आसान हुआ है, अफवाह फैलाना उतना ही घातक बन गया है। अदालत यह तय करने जा रही है कि क्या किसी नागरिक को सिर्फ किसी सोशल मीडिया ट्रेंड के आधार पर अपराधी माना जा सकता है या नहीं। फैसला सुनाया गया और पूरे देश ने सुना। 1. कोर्ट ने नूर सहर और रहमान को सभी आरोपों से मुक्त किया। 2. कोर्ट ने पुलिस और संबंधित कोर्ट ने विपुल जैन, छोटे लाल और उनकी टीम पर सूचना हथियारबंदी का आरोप मानते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। 4. न्यायाधीश ने एक विशेष टिप्पणी में कहा, यदि समाज में सच बोलने वालों की जगह अफवाह फैलाने वालों को संरक्षण मिलेगा तो लोकतंत्र केवल एक शब्द रह जाएगा। इस अदालत का दायित्व है कि वह न सिर्फ कानून की रक्षा करे बल्कि नागरिकों के आत्मसम्मान की भी। इस फैसले के बाद देश भर में प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई। कुछ लोग जश्न मना रहे थे, स्टूडेंट्स, कार्यकर्ता और वो आम लोग जो अब तक खामोश थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा, आज न्याय नहीं हुआ, आज देश के ज़मीर की जीत हुई है। पर वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने एक नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया। ये कोर्ट भी बिक गया, वामपंथी एजेंडा सफल हो गया, भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश। पर फर्क यह था कि इस बार इन बयानों को आंख बंद करके मानने वालों की संख्या कम थी। मीडिया का चेहरा भी बदलने लगा। रघुवीर की डॉक्यूमेंट्री को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, उसे कई विश्वविद्यालयों में दिखाया गया और उसके आधार पर मीडिया संस्थानों में एथिक्स इन जर्नलिज्म पर नए सेमिनार शुरू हुए। कुछ पुराने टीवी एंकर जो कभी अफवाहों को बढ़ावा देने वाले थे, अब चुपचाप मंच से हटने लगे। एक नामी एंकर ने माफी मांगते हुए लिखा, कभी कभी TRP की होड़ में हम भूल जाते हैं कि इंसानियत हमारी पहली जिम्मेदारी है। नूर और रहमान की जिंदगी में भी बदलाव आया। नूर ने एक फाउंडेशन शुरू किया, अफवाह मुक्त भारत, जिसका उद्देश्य था सोशल मीडिया पर अफवाहों के खिलाफ अभियान चलाना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। रहमान ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर उसी सिस्टम में सेंध लगाने का निर्णय लिया। उसने एक एप्लीकेशन डेवलप करने की शुरुआत की जिसमें लोग किसी भी खबर की सत्यता जान सकते थे और उसे रिपोर्ट भी कर सकते थे। दोनों अब प्रेरणा बन चुके थे, पर वे नायक नहीं बनना चाहते थे। वे बस सामान्य नागरिक की तरह जीना चाहते थे, जो बस यह चाहता है सच बोलने पर सजा न मिले और झूठ बोलने पर इनाम नहीं। इस भाग का अंत होता है एक मंच पर जहां नूर एक भीड़ के सामने बोलती है, हमने अफवाहों से नहीं, डर से लड़ाई लड़ी थी और हमें हारना मंजूर होता, पर चुप रहना नहीं। नूर और रहमान ने फैसले के बाद सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने की बजाय उस अनुभव को हथियार बना लिया जिसने उन्हें लगभग मिटा ही दिया था। उन्होंने एक फाउंडेशन की स्थापना की, अफवाह मुक्त भारत, जिसका उद्देश्य था अफवाहों के स्रोत को पहचानना, उन्हें त्वरित रूप से उजागर करना और समाज के हर वर्ग को इस खतरे से अवगत कराना। फाउंडेशन की पहली कार्यशाला दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। वहां नूर ने युवाओं से सीधे बात की, जब तुम किसी खबर को शेयर करते हो तो सोचो, क्या ये सच है? क्या किसी की जिंदगी इससे बदल सकती है? अफवाहें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो हथियार होती हैं, और सबसे खतरनाक हथियार वो होते हैं जो दिखते नहीं। रहमान ने तकनीकी पहलुओं पर बात की। उसने बताया कि कैसे एक फोटो को एडिट कर 10 मिनट में वायरल नैरेटिव गढ़ा जा सकता है और कैसे बॉट्स और फेक आईडीज पूरे देश का ध्यान भटका सकती हैं। युवा वर्ग ने इसे गंभीरता से लिया। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, हफ्ता चेक बिफोर फॉरवर्ड। यह ट्रेंड कुछ ही दिनों में वायरल हो गया और देश भर के छात्र संगठन, पत्रकार, शिक्षक, यहाँ तक कि कुछ पुलिस विभाग भी इससे जुड़ गए। विरोध का नया चेहरा, सत्ता की चुप्पी और चालाकी। गुरजर सिंह भले ही कोर्ट में कमजोर साबित हुआ हो, लेकिन उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब भी जिंदा थी। इस बार उसने खुलकर कुछ नहीं कहा, पर उसके इर्द गिर्द एक नई रणनीति बनाई जा रही थी। चुप रहो, लेकिन भूलने मत दो कि उसके इशारे पर सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट सक्रिय हुए,   जो
1947 में पाकिस्तान गए थे। तो क्या वो भी? नूर के कॉलेज में एक बार हिजाब पर विवाद हुआ था। वो तब भी उग्र थी। इन बातों में कोई तथ्य नहीं था, पर उन्हें इस तरह से पेश किया गया जैसे ये सारिता अमय सावधान करने की जिम्मेदारी हो। इस बार फाउंडेशन ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच टीम गठित की, जिसमें साइबर एक्सपर्ट, वकील और पत्रकार शामिल थे। ये टीम इन अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स की जड़ तक पहुंची। पता चला कि ये सारे अकाउंट्स एक ही डिजिटल एजेंसी से जुड़े थे, जो कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की कंपनी थी। इस खुलासे के बाद संसद में बवाल मच गया। विपक्ष ने सवाल उठाया, क्या सरकार की चुप्पी इस अपराध में साझेदारी नहीं है? पर सत्ता पक्ष ने हर बार की तरह एक ही उत्तर दिया, ये सब एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, भारत को अस्थिर करने की कोशिश। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ होती जा रही थी कि मीडिया अब दो भागों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो अफवाहों को समाचार बना रहा था। दूसरा जो अब देर से ही सही पर सच के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। रघुवीर जैसे पत्रकारों की संख्या अब बढ़ रही थी। उन्होंने अफवाह पर आधारित एक सीरीज शुरू की, सूत्रधार, जिसमें वे हर हफ्ते एक अफवाह को पकड़ते, उसका सच बताते और लोगों को समझाते कि झूठ कैसे उनके जीवन पर असर डालता है। एक एपिसोड में उन्होंने बताया कि कैसे एक फेक वायरल क्लिप ने झारखंड के एक छोटे गांव में 2 लोगों की पीट कर हत्या करवा दी थी, और बाद में पता चला कि वीडियो किसी और देश का था। नया समर्थन, नया डर। नूर और रहमान के साथ अब देश भर से समर्थन आने लगा। वकील, शिक्षाविद, IT प्रोफेशनल्स, यहाँ तक कि पूर्व नौकरशाह भी। पर साथ ही साथ उन्हें मिलने लगी धमकियां, तुम्हें बख्शा गया, अब और मत बोलो, तुम्हारी NGO देश के खिलाफ काम कर रही है, देश का युवा गुमराह हो रहा है तुम दोनों से। लेकिन इन धमकियों ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने मुंबई, भोपाल, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों में कार्यशालाएं की। उन्होंने किशोरों और युवाओं को डिजिटल साक्षरता सिखाने का अभियान शुरू किया। रहमान का ऐप अब पूरे देश में उपयोग होने लगा। सत्या नामक उस ऐप ने हजारों खबरों को फैक्ट चेक टैग किया और सैकड़ों अफवाहों को रोकने में मदद की। एक नई पीढ़ी की चेतना। अब तक जो युवा सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड्स को फॉलो करते थे, वे अब सवाल पूछने लगे थे, ये खबर सही है या नहीं? किस वेबसाइट ने सबसे पहले छापा? क्या इसका कोई प्राथमिक स्रोत है? यही बदलाव था जिसकी नींव कोर्ट के उस फैसले ने रखी थी और जिसे नूर रहमान ने अपने साहस से सींचा था। इस भाग का समापन एक सजीव प्रसारण में होता है, जहां एक युवा लड़की मंच से बोलती है, मुझे नूर जैसी बनना है, क्योंकि उसने झूठ को स्वीकार नहीं किया, उसने उसे चुनौती दी। नूर और रहमान के नेतृत्व में अफवाह मुक्त भारत अब एक विचार से कहीं ज्यादा बन चुका था। वह एक आंदोलन का रूप ले चुका था, एक ऐसा आंदोलन जिसमें लोग न केवल अफवाहों से लड़ना सीख रहे थे, बल्कि अपनी आवाज को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना भी सीख रहे थे। सरकार की सख्ती, पर्दे के पीछे की प्रतिक्रिया, जैसे जैसे सच की पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ने लगी। भले ही सीधे कुछ न कहा गया हो, पर सत्ता के गलियारों में नए साजिशों की योजना बनने लगी। एक फाउंडेशन की फंडिंग पर जांच। सरकार के एक मंत्रालय ने अचानक अफवाह मुक्त भारत फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाया। FCRA कानूनों के तहत उन्हें नोटिस भेजा गया। मीडिया में यह खबर इस तरह फैलाई गई, NGO को विदेशी फंडिंग के जरिए भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप। नूर ने बयान दिया, हम हर पैसे का हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन डराने की ये कोशिशें अब बेअसर हैं। रहमान के ऐप सत्य पर डाटा प्राइवेसी का आरोप। सरकार समर्थित एक मीडिया संस्थान ने रिपोर्ट छापी कि सत्या ऐप अपने यूजर्स का डाटा चीन भेज रहा है। यह आरोप पूरी तरह झूठा था, लेकिन अफवाह फैलाने वालों को एक नया हथियार मिल गया। रहमान ने तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए दिखाया कि सर्वर पूरी तरह भारत में है और कोई भी यूजर डाटा किसी भी तृतीय पक्ष को नहीं दिया जाता। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए फिर से वही संदेश फैलाए गए।
देश की सुरक्षा खतरे में है। एक मुस्लिम लड़का ऐप से लोगों को गुमराह कर रहा है। यह सब होने के बावजूद जो फर्क पड़ा वो यह था कि इस बार लोगों ने आंख मूंदकर इन बातों पर भरोसा नहीं किया। सैकड़ों आईटी इंजीनियरों और पत्रकारों ने खुलकर फाउंडेशन का समर्थन किया। विश्वविद्यालयों में छात्रों ने प्रदर्शन कर सरकार की कोशिशों को नाकाम करने की मांग की। अचानक एक और अफवाह, और इस बार निशाना कोई और नहीं। इस राजनीतिक और सामाजिक तूफान के बीच एक दिन खबर फैलती है। देश की राजधानी में एक धार्मिक स्थल पर विस्फोट हुआ और घटनास्थल से एक फाउंडेशन से जुड़ा पर्चा मिला है। यह खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने पहले ही दिन कह दिया, हमें कुछ लिंक मिले। हैं, हम जांच कर रहे हैं। पर मीडिया चैनलों ने सीधा नाम लिया नूर शहर। कुछ चैनलों ने यहां तक कह दिया कि अफवाह मुक्त भारत एक आवरण था, असल में यह राष्ट्र विरोधी संगठन है। नूर और रहमान फिर से सवालों के घेरे में आ गए, पर इस बार हालात बदले हुए थे। सत्य ऐप के जरिए लोग खुद ही जांच कर रहे थे। रघुवीर और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने घटनास्थल की रिपोर्टिंग की और बताया कि जिस पर्चे की बात की जा रही थी वह नकली था। उस पर जिस फॉन्ट का प्रयोग हुआ था वह उस फाउंडेशन के किसी दस्तावेज में कभी नहीं मिला। डिजिटल एक्सपर्ट्स ने साबित कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अब तक चुप बैठे लोग भी उठ खड़े हुए। एक पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा, जिस एनजीओ ने अफवाह के खिलाफ आवाज उठाई उसी को अब अफवाह का शिकार बनाया जा रहा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। नूर का फैसला, एक और युद्ध। इस झूठे आरोप के बाद नूर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि सरकारी एजेंसियों द्वारा बिना जांच के व्यक्ति या संस्था का नाम सार्वजनिक करना अवैधानिक घोषित हो। यह याचिका पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। क्या यह याचिका सरकार की मीडिया कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर सुनवाई तय कर दी। समाज की आवाज पहले से ज्यादा तेज। युवाओं, छात्रों, शिक्षकों, वकीलों और नागरिक संगठनों ने सड़कों पर निकलकर नूर के समर्थन में प्रदर्शन शुरू किया। अफवाह के विरुद्ध, सत्य के साथ। ये नारा अब हर जगह गूंजने लगा। अब सत्ता के अंदर भी फूट पड़ने लगी। कुछ पुराने सांसदों ने पार्टी के भीतर सवाल उठाना शुरू किया। क्या हम देश को अफवाहों से चला रहे हैं या संविधान से? द्वारा दायर की गई याचिका अब न केवल व्यक्तिगत न्याय का प्रश्न रह गया था, यह पूरे सौंदे लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाला मामला बन गया था। शीर्ष अदालत ने इसे जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण मामला घोषित कर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में कहा, राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शक्तियां चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति का नाम जांच के दौरान सामने आता है तो उसे सार्वजनिक करना राष्ट्रहित में होता है। के जवाब में नूर के वकील ने तर्क दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक निर्दोष व्यक्ति को बदनाम करना, उसे समाज में संदिग्ध बनाना, क्या यही संविधान की भावना है? अफवाहों के सहारे किसी का चरित्र हनन करना एक लोकतंत्र को तानाशाही में बदल सकता है। बहस कई दिनों तक चली। अंततः 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। किसी भी व्यक्ति या संस्था का नाम, जब तक कि कोई स्पष्ट आरोप सिद्ध न हो, सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। किसी जांच एजेंसी द्वारा दी गई अपुष्ट जानकारी को मीडिया में लीक करना संवैधानिक है। पूरा देश हिल गया। सत्ता पक्ष को यह निर्णय असुविधाजनक लगा, लेकिन जनता में इस निर्णय को न्याय की जीत के रूप में देखा गया। इस निर्णय के बाद नूर और रहमान को देश भर से सहयोग मिलने लगा। 1. स्कूलों और कॉलेजों में सिलेबस में बदलाव। मानव संसाधन मंत्रालय विपक्षी राज्यों के आग्रह पर स्कूल पाठ्यक्रम में डिजिटल लिटरेसी और फेक न्यूज अवेयरनेस नाम से एक नया विषय शामिल करने पर सहमत हुआ। 2. सत्य ऐप की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति।
अब राज्य सरकारें इस ऐप को अपने स्तर पर प्रमोट करने लगीं। कई सरकारी संस्थानों ने इसके माध्यम से हर खबर को प्रसारित करने से पहले सत्यापित करना अनिवार्य किया। 3. अफवाह वॉच नामक टीवी शो। रघुवीर और उसके जैसे निष्पक्ष पत्रकारों ने एक नई श्रृंखला शुरू की, जिसमें हर सप्ताह देश में फैली अफवाहों का भंडाफोड़ होता। फिर एक और मोड़, अफवाहों का नया रूप, AI जेनरेटेड मैनिपुलेशन। अब विरोधियों ने एक और तरीका अपनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो प्रसारित किए जाने लगे जो नूर को सरकार विरोधी भाषण देते हुए दिखाते थे। रहमान को आतंकी संगठनों से बात करते हुए दर्शाया गया, लेकिन इस बार जनता पहले जैसी नहीं थी। सत्या ऐप पर लोगों ने इन वीडियो को तुरंत स्कैन कर AI जेनरेटेड टैग किया। तकनीकी एक्सपर्ट्स ने सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क कर ऐसे वीडियो को हटवाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कई वकीलों ने FIR दर्ज की। इसने एक और बदलाव की शुरुआत की। अब अफवाहें सिर्फ झूठ नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी से जनरेट की जा रही थी। रहमान ने इसका सामना करने के लिए सत्या 2.0 लॉन्च किया, एक ऐसा अपडेट जिसमें AI जेनरेटेड कंटेंट की पहचान की जा सकती थी। इस टेक को MIT और कुछ भारतीय तकनीकी संस्थानों ने समर्थन दिया। इस संघर्ष की प्रक्रिया में नूर खुद एक प्रतीक बन चुकी थी, साहस, संवेदनशीलता और सत्य का। कुछ विपक्षी दलों ने नूर को राजनीति में शामिल होने का आमंत्रण दिया, पर नूर ने विनम्रता से इनकार कर दिया। मैं राजनीति नहीं, चेतना में विश्वास रखती हूँ। मेरा उद्देश्य सत्ता नहीं, सच्चाई है। हालांकि उसने इतना जरूर किया कि हर विपक्षी नेता को यह सलाह दी, अगर आप जनता के साथ हैं तो सबसे पहले अपने दल के भीतर फैली अफवाहों को समाप्त कीजिए। जब तक भीतर झूठ जिंदा है, बाहर का सच कभी स्थिर नहीं हो। अब लोग खुद जागरूक हो गए थे। व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ने से पहले 2 बार सोचने लगे थे। छोटे शहरों में भी युवा ये सवाल पूछते थे, इस खबर का स्रोत क्या है? क्या सरकार और मीडिया मिलकर एक नैरेटिव नहीं गढ़ रहे? हमारे दिमाग को क्या किसी और की मर्जी से ढाला जा रहा है? ये सवाल ही इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पक्ष में एक गहरी खामोशी छा गई थी, पर वह चुप्पी असहायता की नहीं, रणनीति की थी। पार्टी के भीतर 2 धाराएं बन चुकी थीं। 1. पुराना गुट, जो मानता था कि डर और अफवाहें ही शासन की रीढ़ हैं। 2. नया गुट, जो मानने लगा था कि इस रास्ते पर चलने से अंततः लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। युवराज नामक एक तेज तर्रार युवा सांसद, जो पहले गुर्जर सिंह का समर्थक रहा था, अब खुलकर नूर और रहमान की प्रशंसा करने लगा। उसने संसद में कहा, हमने अफवाहों से चुनाव जीते, पर अब देश हार रहा है। यह आत्ममंथन का समय है। इस बयान से पार्टी के भीतर हड़कंप मच गया। पुराने नेता चिंतित थे कि यदि ये विचारधारा व्यापक हुई तो वे अप्रासंगिक हो सकते हैं। रहमान की नई चुनौती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफवाह की लड़ाई। अफवाह मुक्त भारत की सफलता के बाद संयुक्त राष्ट्र की एक तकनीकी शाखा ने रहमान को आमंत्रित किया। वे चाहते थे कि सत्या ऐप को वैश्विक स्तर पर फैलाया जाए। रहमान न्यूयॉर्क गया और वहां उसने एक प्रस्तुति दी। अफवाह एक संस्कृति नहीं, एक प्रणाली है, और यह प्रणाली आज सीमा पार कर चुकी है। अगर भारत में अफवाहों ने दंगे कराए, तो अमेरिका में वे चुनावों को प्रभावित कर रही हैं। रहमान की बात को गंभीरता से लिया गया। यूरोपीय संसद के एक सदस्य ने कहा, भारत ने डिजिटल जागरूकता के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, वे विश्व के लिए आदर्श बन सकते हैं। पर इसी दौरान सत्या ऐप के एक सर्वर पर साइबर हमला हुआ। यह हमला भारत से नहीं, किसी विदेशी नेटवर्क से हुआ था, जो रूस और सिंगापुर के सर्वर के माध्यम से संचालित हो रहा था। रहमान समझ गया, अब यह लड़ाई सिर्फ राष्ट्रीय नहीं रही। नूर अब एक जननेता जैसी मानी जाने लगी थी, बिना किसी पद के। उसने स्कूलों, कस्बों, ग्राम पंचायतों में जाकर बात करना शुरू किया। उसने नए कार्यक्रम शुरू किए, अफवाह फ्री विलेजेस, जहां हर पंचायत सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों की साप्ताहिक समीक्षा करती। ट्रूथ एम्बेसडर्स, युवाओं को प्रशिक्षित किया गया कि वे अफवाह की शुरुआत पहचाने और उसका खंडन करें। इन प्रयासों का परिणाम सामने आने लगा।
एक गांव में जहां पहले जातिगत संघर्ष होता था, वहां अब हर अफवाह की पंचायत में समीक्षा होती। स्कूलों में छात्रों ने फेक वीज फैक्ट प्रतियोगिताएं शुरू की। राजनीति की नई चाल, चरित्र हनन से चरित्र चोरी तक। पुराने सत्ताधारी अब जान चुके थे कि नूर और रहमान को तोड़ना असंभव है, इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। उनकी शैली, उनकी भाषा और उनके विचारों को ही हथियार बनाना। सरकार समर्थित एक संगठन ने एक नया अभियान शुरू किया, डिजिटल भारत रक्षक, जो अफवाहों के खिलाफ काम करने का दावा करता था। उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए वही टर्मिनोलॉजी अपनाई। सत्य नहीं, अब वे बोले सत्यम। अफवाह मुक्त भारत नहीं, अब बोले नई सोच अभियान। पर इस अभियान का मकसद केवल एक था, नकली सच्चाई फैलाना। वे अब गैर राजनीतिक चोले में राजनीतिक एजेंडा फैला रहे थे। रहमान और नूर ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया गया कि डिजिटल भारत रक्षक के अधिकांश सदस्य एक ही आईटी सेल से जुड़े थे, जिनकी फंडिंग सरकारी एजेंसियों से होती थी। रहमान और उसकी टीम ने कुछ विदेशी पत्रकारों के साथ मिलकर एक विस्तृत जांच की। पता चला कि जो साइबर हमला सत्या पर हुआ था, उसका संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से था, जिसका उद्देश्य था फेक न्यूज फैक्ट्रीज को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक आंदोलनों को बदनाम करना, चुनावों को प्रभावित करना। इस नेटवर्क में भारत, ब्राजील, अमेरिका और फिलीपींस शामिल थे। रहमान ने इस नेटवर्क को उजागर कर दिया और यूएन की साइबर इकाई को सौंपी गई रिपोर्ट का शीर्षक था ट्रूथ अंडर सीज, अ ग्लोबल कंस्पिरेसी टू मैन्युफैक्चर फियर। संयुक्त राष्ट्र ने नूर को ग्लोबल ट्रूथ डिफेंडर अवार्ड देने की घोषणा की। समारोह में उसने कहा, एक महिला जिसने अफवाहों से लड़ाई लड़ी, वो अब केवल भारतीय नहीं रही, वो दुनिया की आवाज बन गई है। देश में आम चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। पूरे भारत में राजनीतिक सरगर्मियां तेज थीं। पर इस बार चुनाव का स्वरूप बदला हुआ था, मुद्दे बदले नहीं थे, पर जनता की सोच जरूर बदल गई थी। अभी तक जनता अक्सर अफवाहों से प्रभावित होकर वोट देती थी, लेकिन अब लोग सत्य परखसाए निरसित खबर खुशी फराह खबर को जांचते, हर बयान का विश्लेषण करते और नेताओं से सीधे सवाल पूछते। नूर और रहमान ने अफवाहों से लड़े बिना कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया, पर उन्होंने एक वैकल्पिक लोकतांत्रिक वातावरण जरूर खड़ा कर दिया था। चुनाव के पहले सप्ताह में एक बड़ी खबर फैलाई गई। रहमान को अमेरिका की किसी खुफिया एजेंसी से पैसे मिले हैं। नूर का असली नाम कुछ और है और वह एक विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं थी। सत्या ऐप की टीम ने इन खबरों को मिनटों में फॉल्स फ्लैग्ड कर दिया। सैकड़ों पत्रकारों ने खुलकर समर्थन किया और आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद साबित किया। जनता ने सोशल मीडिया पर स्वयं इन अफवाहों के खिलाफ अभियान चलाया। न ही चालेगी अफवाह, सच की सरकार। देश के विभिन्न हिस्सों में भारी मतदान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अब जाति या धर्म के आधार पर नहीं, नीतियों और पारदर्शिता के आधार पर वोट डालने लगे। युवाओं ने अपने बूढ़े माता पिता को समझाया कि जो सोशल मीडिया पर देखो, वह सब सच नहीं होता। सामाजिक संस्थाओं ने फैक्ट चेक बूथ्स लगाए, जहां लोग मतदान से पहले किसी भी राजनीतिक अफवाह की सच्चाई जान सकते थे। ये चुनाव लोकतंत्र की आत्मा को फिर से स्थापित करने वाले बन गए थे। जब परिणाम आए तो पूरे देश ने देखा, जनता ने पुराने सत्ताधारियों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। जनता ने उन प्रत्याशियों को वोट दिया जो पारदर्शिता, शिक्षा, तकनीक और अफवाह मुक्त समाज की बात करते थे। कई निर्दलीय उम्मीदवार जो नूर और रहमान के विचारों से प्रेरित होकर चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने बड़े नेताओं को हराया। रहमान और नूर ने फिर भी कोई पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ कहा, हम सत्ताधारी नहीं, चेतना के वाहक हैं। नए प्रधानमंत्री ने संसद में अपने पहले भाषण में कहा, यह भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का नहीं, सत्य और विवेक का भारत बनेगा। अफवाह अब राजनीति का अस्त्र नहीं होगी, बल्कि जनता का ज्ञान उसका कवच होगा। 1. फेक न्यूज एक्ट 2004 सीएस, जिसमें अफवाह फैलाने वालों को दंडित किया गया, चाहे वे मीडिया हाउस हों या सोशल मीडिया अकाउंट्स। 2. डिजिटल लिटरेसी मिशन, हर नागरिक को डिजिटली जागरूक बनाना अनिवार्य हुआ। 3. फैक्ट वेरिफिकेशन कमीशन, एक स्वतंत्र संस्था
जो हर सार्वजनिक बयान और खबर की पुष्टि करेगी। नूर और रहमान का अंतर्व्यवहार, एक युग का अंतिम पृष्ठ। कुछ महीनों बाद नूर और रहमान एक बार फिर उसी गांव के स्कूल में पहुंचे जहां उन्होंने पहला अफवाह मुक्त भारत का कार्यक्रम शुरू किया था। बच्चे अब फैक्ट और फेक आपा की पहचान कर लेते थे। एक बच्ची ने नूर से पूछा, क्या अब अफवाहें कभी नहीं होंगी? नूर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अफवाहें तो होंगी, क्योंकि झूठ कभी पूरी तरह मरता नहीं। पर अब तुम जैसे बच्चे होंगे जो उसका सच निकाल लेंगे, और जब तक सोचने वाले जिंदा हैं, तब तक अफवाहें हारती रहेंगी। रहमान पास बैठा था। वह चुपचाप सुन रहा था। फिर उसने कहा, हमने अफवाह से नहीं, मौन से लड़ा। अब जब हर बच्चा सवाल पूछने लगेगा, तब अफवाहें खुद ही दम तोड़ देंगी। अंतिम दृश्य, एक राष्ट्र की यात्रा जो झूठ से सत्य की ओर निकली थी। नूर ने आखिरी भाषण में कहा, अफवाह से बड़ा कोई शत्रु नहीं और जागरूकता से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अफवाहें एक बीमारी है और उसकी दवा है सोचना। मीडिया पर एक लीक्ड ऑडियो वायरल हुई जिसमें सत्ता पक्ष का एक वरिष्ठ नेता कहता पाया गया, अगर नूर की यह याचिका पास हो गई तो हमारा सबसे बड़ा हथियार, डर, बेअसर हो जाएगा।